स्वागत है आप लोगों का टैक्सेशन की नई क्लास में। आज हम लोग इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। ये जो क्वेश्चन है 2022 का, हम देखेंगे दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक सैलरी का क्वेश्चन है और एक हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सैलरी के, तो आपके बुक के मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके कर लेना। ठीक है, डॉक्टर HC मल्होत्रा के बुक के हैं। ठीक है, सैलरी और इनकम टैक्स के और हाउस प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो पहले हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में। तो पहले हिंदी में देखिए, फिर इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन है। आइए पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, डॉक्टर रतन, अच्छे से पढ़ेंगे। डॉक्टर रतन सिंह एक बड़े मकान के स्वामी हैं। ओके, उनके मकान का किराया महापालिका मूल्यांकन यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 1,00,000 रुपया। उनका मकान 1/3 भाग यानी अच्छा ठीक है, उनका जो मकान है ना उसमें 1/3 भाग में वो खुद रहते हैं और 1/3 भाग में वो क्या करते हैं, किराया लगा दिए हैं, और 2/3 भाग में स्वयं रहते हैं। ठीक है, संपूर्ण मकान 15,000 नगर पालिका करते हैं। ओके ठीक है, मकान में बीमा उमा कराया है, मकान में कुछ किराया उराया जो है चुकाने के लिए पैसा लिया। ठीक है, 1 अप्रैल को उन्होंने लोन लिया। ठीक है, लोन किस लिए लिया, मकान को बनाया यानी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया। ठीक है, इतना मार्च को उन्होंने जो है देना है। ठीक है भाई, घर पूरा हो गया। क्या किया, 2006 में इन्होंने लोन लिया, 2009 में घर पूरा हो गया। तो अब बोलता है मकान का क्या निकालो, टोटल इनकम निकालो। ठीक है, आओ इंग्लिश से पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। डॉक्टर रतन जो ऑनर है बिग हाउस के, द म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपये दिया है। 1/3 पार्ट में ये खुद रेंट पे लगा रखे हैं 8,000 पर मंथ, और 2/3 भाग में ये खुद रहते हैं। सर अच्छे से समझाया तो मान लो ये घर है, तो इसमें यहाँ पर ये खुद रहते हैं और इस भाग को इन्होंने जो है भाड़ा पे लगा रखा है। समझ में आया, समझ में आया। ये जो है रेंट पे लगा दिया और यहाँ पे खुद रहे, यानी एक घर में खुद यहाँ इतना भाग में खुद रहे और इतना भाग हो क्या किया, रेंट पे लगा दिया। समझ में आया। और इन्होंने पे किया है 12,000 हाउस का इंश्योरेंस और बिल्ड लीज लैंड पे किया 2,000। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किया, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया 15 लाख का 2006 को। कब लिया था, 1 अप्रैल 2006 को, और 31 मार्च 2009 को घर बन गया, और रेट 12% का है। तो बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो। ठीक है, और असेसमेंट ईयर है 21-22। आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उस वक्त जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो एक लेट आउट से बनेगा, एक क्वेश्चन ये लेट आउट से बनेगा, मतलब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी निकालना, और फिर एक बनेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 2/3 पोर्शन में। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना तो वो उसमें जो है NAV क्या हो जाता है, NAV क्या हो जाता है, नील हो जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। अच्छा आ जाओ, देखो एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा। तो भैया एक्सपेक्टेड रेंट के लिए कुछ दिया नहीं है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू ही क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये पूरे हाउस के लिए, ये जो है पूरे हाउस के लिए है, लेकिन अपने को म्यूनिसिपल रेंट, रेंटेड हाउस 1/3, तो इसका 1/3। समझ में आया, इसका 1/3 जो है वो अपना होगा म्यूनिसिपल वैल्यू। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। देखो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डॉक्टर रतन सिंह फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी आपका होगा लिख दोगे। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे लेट आउट पोर्शन, यानी लेट आउट पोर्शन कितना है, 1/3। तो अपन म्यूनिसिपल वैल्यू किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,00,000, तो 1,00,000 तो टोटल हाउस का है भाई। मैंने क्या बोला, ये टोटल हाउस का है, लेकिन अपने को तो इसका जानना है ना, ये टोटल हाउस का 1,00,000 है, तो अपने को 1/3 निकालना है। तो 1/3 कितना हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू, कितना हो गया, 33,333। ठीक है, तो इतना हो गया। तो भैया एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, सर एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो लोअर होता है वो आपका होता है एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले, तो भाई इसी को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आ गया, यस सर।
सर 1/3 क्यों लिया भाई, ये 1 लाख पूरे घर का है, लेकिन वो जो है रेंट पे कितना लगाया, 1/3 पोर्शन लगाया, तो 1 लाख का 1/3 से मतलब अपने को, समझ में आया? यस सर, ठीक है। और एक्चुअल रेंट जो है क्वेश्चन में दिया था 8,000 पर मंथ, आप उससे भाड़ा लेते हो, तो जब हम उससे 8,000 पर मंथ भाड़ा लेते हैं, वैकेंसी तो है ना, वैकेंसी तो है ना, तो 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 96,000 आ जाएगा। तो अब अपने को चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है भाई, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपने को जानना है कि इन दोनों में हायर कौन है, तो सर 96,000 रुपया जो है वो हायर है, तो हमने 96,000 रुपये यहाँ ला के लिख दिया। तो अब 96,000 में से मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। तो आप क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 15,000, लेकिन वो 15,000 पूरे घर का है, समझ में आया? तो अपने को तो 1/3 पोर्सन चाहिए, तो 15,000 का 1/3 5,000, तो अपने को नेट एनुअल वैल्यू आ गया। ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो क्या लिखा, इंटायर हाउस का 15,000 है। ये देखो इंटायर हाउस, समझ में आया ना, समझ में आया ना? हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, 1/3 निकाला। लिखते भी जाओ आराम से, समझते भी जाओ, मैं समझाऊंगा, पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं, आई विल स्पेंड माई टाइम। तो NAV आ गया कितना, 91,000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब मेरे को बताओ उसके बाद क्या करते हैं सर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आते हैं। हम बोले हाँ, तो पहला डिडक्शन आता है 30% NAV का, यानी NAV कितना, 91,000, तो 91,000 का हमने 30% निकाला, कितना हुआ, अंदर में लिख दिया 27,300। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, याद है ना भाई, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो लोन लिया, तो ब्याज चुकाएंगे, तो ब्याज चुकाएंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है सर। तो सर ये हमने वर्किंग नोट 1 बनाया है, तो आओ देख ले वर्किंग नोट 1 क्या बोलता है। ये देखो वर्किंग नोट 1 हमने बनाया है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, दो तरह से निकलता है, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है सर। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है और प्री कंस्ट्रक्शन में जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, तो आपको दो दिमाग में याद रखना कि भाई एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है भाई, जिस प्रीवियस ईयर में हो आप, जिस प्रीवियस ईयर में हो, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, सीधे बोलेगा क्या, 15 लाख का लोन लिए, 12% का ब्याज था, निकल गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, बस इतना दिमाग लगाओ कि आपको लिखना है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या करने का, बस इतना करने का कि भाई जितना का लोन लिया उसको ब्याज से गुना करो, डायरेक्ट आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा, कितना, 1,80,000, समझ में आया? यस सर। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सर क्या होता है भाई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है भाई लोन कब लिया, ये मेरे को बता। सर लोन हमने लिया 1/4/2006 को, और घर बन गया 31 मार्च 2009 को, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या मजा किया कि ये 31 मार्च दे दिया, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या करता, हो सकता है ये क्वेश्चन दे देता 5/6/2009, समझो, तो भी अपने को 31 मार्च नहीं आता, मैंने बता चुका हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कि भैया अपने को ये जो है ना, ये जो डेट तो ये तो दे दिया, बट ये डेट हमेशा मार्च का लेना है, मार्च का लेना। ये हो सकता है क्वेश्चन में लिख देता ना भाई कि 5/6/2009, तो भैया अपने को यही डेट लेना पड़ता, अपन सीधे मार्च पे आ जाते, समझ में आया? हाँ ये क्वेश्चन में दे दिया मार्च तो अच्छी बात है, नहीं देता तो हम मार्च पे ही आते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ है, यहाँ से 2006, 1/4/2006 से लेके 31/3/2009 में कितना मंथ होता है, तो सर होता है 36 मंथ। तो अपन क्या करेंगे, 1.5 लाख गुने 12.5%, 36 मंथ होगा तो डिवाइड करेंगे 12 से, और 1/5 से आपको मतलब कि 5 से डिवाइड करना है, तो 1/5 ये दोनों तो करना ही होगा सर, ये दोनों नया आ गया। तो जब भी हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं तो उसको 1/5 से गुना करते हैं, ठीक है। ये रूल है भाई, ये प्रोविज़न है, कहता है ये मत पूछना क्यों करते हैं भाई, प्रोविज़न में लिखा है कि 1/5 से डिवाइड करना है तो करना है, ठीक है। और ये 36 मंथ और 12, समझ में आ गया ना? हाँ तो टोटल हमें कितना आ गया, इंटरेस्ट इतना, तो टोटल जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें पास टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,88,000, समझ में आया? लेकिन ये 2,88,000 टोटल इंटरेस्ट हो लेंगे, लेट आउट पोर्सन कितना है 1/3, तो लेट आउट के लिए 1/3 से गुना कर दिए, तो अपने के लिए क्योंकि ये तो टोटल घर का इंटरेस्ट हो गया ना भाई, अपने को तो लेट आउट पोर्शन का चाहिए, तो अपने 1/3 कर दिया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए क्या होगा, 2/3, क्वेश्चन में दिया है ना, अगर 1/3 में हम रह रहे हैं, सॉरी 1/3 में अगर हम रेंट लगा दिए तो 2/3 में हम खुद रह रहे हैं, तो खुद जिसमें रह रहे हैं उसका इंटरेस्ट निकल आएगा, समझ में आया? यस आओ, इंटरेस्ट कितना हो गया लेट आउट पोर्शन का 96,000, इसको अच्छी तरीके से लिख लोगे ना,
इसको एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना? जैसे इसको 1.5 से करोगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। ये देखो 96,000 रुपये लिख दिया, टोटल इन दोनों को जोड़ा तो इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटा के साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। यानी कि हमें लॉस हो गया लेट आउट पोर्शन से, ठीक है। लेट आउट जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, लेट आउट पोर्शन से हमें लॉस हो गया। समझ में आया? यस सर। अब अपने को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी तो निकालना है। समझ में आया? दूसरा ये सेल्फ ऑक्यूपाइड 2/3 पार्ट में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रखा हूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाई में NAV क्या हो जाता है? नील। NAV क्या हो जाता है? नील। NAV से नील क्यों होता है भाई? इसमें हमें कोई रेंट थोड़ी आ रहा है, इनकम उनकम तो होता नहीं है, लेट आउट थोड़ी जो इनकम होगा, तो इसमें तो हम खुद रह रहे हैं, इसलिए NAV क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अब आती है बात डिडक्शन की, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% NAV। जब NAV 0 है तो 0 का 30% क्या निकालेगा? छोड़ दिए। आ जाओ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वर्किंग नोट में हम निकाल चुके हैं, कितना है? 1,92,000। अच्छा ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसमें क्या होता है? NAV में एक खेला होता है। क्या होता है? अगर मान लो ये लोन आ जाता 2,25,000, तो क्या सर आप 2,25,000 लिख देते? अगर 1,92,000 की जगह 2,25,000 था, तो क्या आप बाहर 2 लाख यहाँ लिख देते? 25,000 नहीं, मैं लिखता 2 लाख। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलती पब्लिक? समझ में आया? यहाँ पर ये प्रोविजन सर लेट आउट में ऐसा नहीं था। नहीं, लेट आउट में ऐसा नहीं था, लेट आउट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। बट जब सेल्फ ऑक्यूपाई की बात होती है तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है 2 लाख मिलेगा। लेकिन सर यहाँ तो हमारा लोन जो है इंटरेस्ट जो है 1,92,000, यहाँ तो मैंने पूरा दे दिया, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर 2,05,000 रहता तो क्या आप डिडक्शन देते? नहीं, मैं मैक्सिमम 2 लाख ही तक डिडक्शन देता। इतना बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया प्रोविजन कि रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। समझ में आया? तो ये तो 1,92,000 था, तो हमने पूरा का पूरा दे दिया, तो अपन को यहाँ पर भी लॉस आ गया। ऑब्वियस सी बात है, ये तो माइनस है ना, तो माइनस ही तो यही बचेगा। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लॉस है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से, तो टोटल अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पूछा जाए तो हम बोलेंगे भाई इतना का लॉस हो गया। दोनों के लॉस को जोड़ दिए, ये जो है लेट आउट पोर्शन और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, दोनों को जोड़ दिए तो 2,43,300 का हमें जो है लॉस हो गया है हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। विष्णु जो है कहाँ रहते हैं? बम्बई में। सर मुंबई में रहते हैं। गत वर्ष इतना में उनकी आय का विवरण दिया। इनका वेतन जो है वो कितना है? 25,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, मतलब हर महीना ये 25,000 रुपये कमाते हैं, किसी कंपनी में ये काम करते हैं। इनको जो है महंगाई भत्ता जो है DA दिया जाता है 20,000 पर माह, जिसमें 40% जो है वो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट में है। ठीक है, इनको जो है बोनस मिलता है 20,000 रुपये वार्षिक। अच्छा, कमीशन जो है 15,000 वार्षिक, और मनोरंजन भत्ता जो है इतना मानसिक। नियुक्ति ने विष्णु को इतना रुपये निजी भुगतान किया। ठीक है, किराए से मुक्त रहने का मकान जो नियुक्त ने दिया। ठीक है, उनका उचित किराया इतना है। ओके, वही बात है भाई, यहाँ पर हाउस फ्री रेंट अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है, यानी परक्यूजिट दिया जा रहा है, उसमें फर्नीचर का मूल्य 2 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि फ्री रेंट फ्री हाउस अलाउंस दिया जा रहा है। आप देखते हैं क्या दिया जा रहा है। फ्री रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। ठीक है, वही बात है भाई, वही बात है, घड़ी तो दिया जा रहा है ना। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन एक घर दे रहा है एम्प्लॉयर, जो मालिक है वो उसको रहने के लिए घर दे रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मुंबई में रहता है। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना है? 25,000 पर मंथ है। DA जो है 20,000 पर मंथ है, और 40% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट पे। ठीक है, बोनस जो है कितना है? 20,000 रुपया है, और एनुअल कमीशन जो है, इसको एनुअल कमीशन मिलता है 15,000 पर मंथ। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 30,000 पर मंथ, और एम्प्लॉयर जो है इसको पर्सनल लोन देता है। यानी जो आपके मालिक है ना, इनके मालिक विष्णु के जो मालिक है वो इसको पर्सनल लोन देते हैं 60,000 रुपया, 7,000 रुपया। और इसको जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर देता है कितना? 1,00,000 रुपये का, और बोलता है कि उस जो रेंट है, जो घर दिया उसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है जो कि
2 लाख रुपए का है, यानी फर्नीचर ही मालिक ही लगा के दे रहा है। ये नहीं कि आप अपना घर से फर्नीचर लेके जाओ वहाँ रहे, नहीं, वहाँ पर आपको फर्नीचर भी सब का व्यवस्था कर दिया गया है। तो भैया आपको बोलता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो इनका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? मेन तो मेरे भाई मेन पॉइंट ये है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आपको तो आता नहीं होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे निकालते हैं सर, तो मैं बताऊंगा। आज ये सीख लेते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे निकालते हैं। जब एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, यानी कि मालिक जब है हमें एकोमोडेशन देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, भाई रहने के लिए हमें घर दे रहा है मालिक, ठीक है। तो जब वो देता है ना, तो इसको दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है अनफर्निश, एक होता है फर्निश। सर अनफर्निश का मतलब क्या होता है और फर्निश का मतलब क्या होता है? भाई मान लो कि मालिक ने आपको, आप कंपनी में गए काम करने, तो मालिक ने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, घर रहने के लिए दिया। तो हो सकता है वो घर ऐसा दिया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना पलंग है, ना कुछ है, मतलब फर्नीचर है ही नहीं। तो आप अपना पैसा से या अपना आप लगवाते हो, तो उसको कहते हैं अनफर्निश। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि सर आपको फर्नीचर भी 2 लाख का दिया, यानी कि वहाँ टीवी लगा हुआ है, बैठने के लिए चौकी है, पलंग है, फलाना ढिकाना सब कुछ है, तो उसको कहते हैं फर्निश। समझ में आया? चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फर्निश का है। तो जब क्वेश्चन फर्निश का आता है, जब क्वेश्चन फर्निश का आता है, आई रिपीट मैं बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन फर्निश का आता है तो उसमें अनफर्निश भी और प्लस फर्निश जुड़ेगा। क्या समझे? जब क्वेश्चन अनफर्निश का आता है तो आपको पहले अनफर्निश निकालो, फिर फर्निश को भी निकाल के जोड़ो। समझ में? ये नहीं कि सिर्फ फर्निश को जोड़ देना, नहीं। अगर क्वेश्चन सिर्फ अनफर्निश करेगा तो अनफर्निश निकालेंगे, लेकिन जब फर्निश पे बोलेगा तो अनफर्निश प्लस फर्निश जो है अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अनफर्निश का कैसे निकालते हैं? भाई बोलता है अगर पॉपुलेशन जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% सैलरी का लो। अनफर्निश के केस में अगर आप कहीं रह रहे हो वहाँ 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% सैलरी, और अगर 10 लाख से कम है वहाँ की क्या पॉपुलेशन, तो 7.5% जो आपको सैलरी लेना होगा, ठीक है। अगर आप कुछ पैसा मालिक को दे रहे हो या रेंट पे कर रहे हो तो वो आप घटा लोगे। अगर फर्निश है, फर्नीचर ओन बाय एम्प्लॉयर, अगर मालिक जो है फर्नीचर दे रहा है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि यहाँ कॉस्ट 2 लाख का जो है यहाँ फर्नीचर था, 2 लाख का 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लाख का कितना निकाल लोगे? 10% निकाल लेंगे, यानी 20 है। समझ में आया? यही है फर्निश। फर्निश में क्या करना है, जितना भी कॉस्ट होगा ना फर्नीचर का उसका 10% जो है वो हो जाता है किसका? फर्निश। और अनफर्निश में क्या करोगे? सैलरी का 15% लेंगे। क्यों सर हम 10% क्यों लेंगे? भाई आप जहाँ रह रहे हो ना उसका 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि आप मुंबई में रह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ना आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में 25 लाख ज़्यादा, यानी 15% सैलरी निकाल लेंगे तो हमें अनफर्निश पता चल जाएगा, और फर्निश के लिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निश। सर सैलरी कहाँ से निकाले? ये सैलरी ही तो मेन है भाई। आओ देखते हैं सैलरी कैसे निकाला जाता है। सर सैलरी निकालने के लिए आपको चाहिए बेसिक सैलरी, अलाउंस कौन सा? टैक्सेबल अलाउंस, बोनस, कमीशन, एनी अदर पेमेंट, सबको जोड़ो भाई, सबको जोड़ो। और डीए, सर डियरनेस अलाउंस आएगा, और डीए नहीं जोड़ोगे क्या सर? डीए आएगा, लेकिन कौन सा डीए आएगा? डीए वो आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट में हो। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, अगर डीए इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी डीए कौन सा इंक्लूड करोगे? सर डीए कौन सा इंक्लूड करोगे? भाई डीए वो इंक्लूड करेंगे, डीए वो वाला इंक्लूड करेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट में फॉर्मिंग पार्ट हो। अगर नहीं है तो नहीं इंक्लूड करेंगे। एग्जेम्प्ट अलाउंस है उसको इंक्लूड मत करना। परक्यूजिट, ये तो खुद परक्यूजिट है ना भाई, रेंट फ्री एकोमोडेशन खुद परक्यूजिट है, तो परक्यूजिट नहीं आएगा। और एचआरए वेचआरए जो है नहीं आता है, ठीक है। सैलरी से और बाकी क्वेश्चन करना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बुक के कर देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि सैलरी कैसे निकलेगा? परक्यूजिट समझ में आया? यस सर आ गया। आओ देखें, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर ए सैलरी ऑफ मिस्टर विष्णु, असेसमेंट ईयर जो भी है। तो क्वेश्चन में दिया था बेसिक सैलरी दिया हुआ था 25,000 पर मंथ, तो हमने गुना करके निकाल लिया, ठीक है। डीए दिया हुआ था 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। सर लिखा हुआ था 40% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये लिखा है 40% रिटर्न बेनिफिट। भाई उससे मतलब नहीं, वो कब देखेंगे सर? वो 40% नहीं देखेंगे डायरेक्ट, आपने 20,000 गुने 12 कर दिया। भाई वो 40% कब देखेंगे?
परक्यूजिट निकालने वक्त, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में जब सैलरी निकालेंगे तब 40% कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा लिया जाता है, ठीक है। जब हम टोटल इनकम निकालते हैं ना, तो हम टोटल इनकम निकालने वक्त हम क्या करते हैं, पूरा सैलरी लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पूरा का पूरा डीए ले लिया, ठीक है। बोनस लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आप देखोगे बोनस लिखा था कितना, 20,000 पूरा था। कमीशन बोलता था 15,000 पर मंथ है, तो हमने गुना कर लिया। इंटरटेनमेंट में बोलता था 3,000 पर मंथ है, तो हमने 12 से गुना कर लिया। एम्प्लॉयर जो है गिव, मतलब मालिक जो है गिव लोन दे रहा है, लोन दे रहा है कितना, 7,000, हमने वो भी लिख दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन सर इतना कहाँ से ले आया आप भाई, इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाएंगे, आ जाओ वर्किंग नोट पे। ये देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन, मैंने क्या बोला, जब भी रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्वेश्चन आएगा अनफर्निश्ड लिखने का और फर्नीचर लिखने का। क्या बोलती पब्लिक, मैंने जो बताया वही मैंने लिखा, ये नहीं कि मैं बता कुछ रहा हूँ बना कुछ रहा हूँ, नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि भाई रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्वेश्चन आएगा अनफर्निश्ड लिखने का, फर्निश्ड लिखने का। अनफर्निश्ड में मैंने बोला 15% ऑफ सैलरी। 15% क्यों लिया, क्योंकि वो बंदा कहाँ रह रहा है, मुंबई में, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से ज़्यादा है। समझ में आया, यस सर, चलो इतना समझ में ना। अच्छा, और फर्निश में क्या लिखा, मैंने फर्नीचर में बोला था 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर जो मालिक दे रहा है 2 लाख का है, 2 लाख का 10% 20,000। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया। सर इसमें सैलरी कैसे निकालेंगे, वही तो मेन है भाई, आओ सैलरी देखते हैं। देखो सैलरी में मैंने क्या बोला, बेसिक सैलरी लिया, टोटल 3 लाख था। डीए लिया, तो डीए अपन ने निकाला था ना 20,000 गुने पर मंथ, 20,000 पर मंथ, तो 12 यानी 40% यहाँ पर लेंगे, ठीक है। क्यों 40% जो है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि सर बाकी का जो 60% है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। समझ में आ गया ना भाई। इनकम टैक्स में अगर क्वेश्चन में एक भी बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है, ठीक है। जैसे मुंबई लिखा हुआ था, आप सोचोगे भाई मुंबई क्यों लिखा है, मजाक कर रहा है क्या, नहीं भाई मुंबई पता होगा तभी तो आप यहाँ पर 15% सैलरी लोगे, ठीक है। तो डी अपन ने यहाँ पर 20,000 पर मंथ था, यानी 20,000 गुने 12 किया और उसका 40% लेंगे, क्योंकि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। सर बोनस क्वेश्चन में दिया था, हमने पूरा का पूरा लिख दिया। इंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़े थे ना भाई, टैक्सेबल अलाउंस आता है। सैलरी की डिफिनीशन मैंने पढ़ाई ना भाई, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी क्या क्या लिया जाता है, तो यही सब चीज़ सैलरी के रूप में आती है, ठीक है। लोन नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं था। कमीशन बोला था, तो कमीशन कितना था, 1,80,000 कुछ कमीशन बोला था, ठीक है। देखो ना भाई, देखो ना कमीशन बोला था, बोनस, ये सब टैक्सेबल अलाउंस यानी इंटरटेनमेंट बेसिक। और डीए कौन सा आएगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, अगर नॉट है तो इंक्लूड नहीं करने का। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। परक्यूजिट्स का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्वेश्चन में एक टॉपिक घुसा देगा और इसी तरीके से बना के आना। कमीशन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी कि इन सबको जोड़ने का कितना आएगा, 6,32,000 रुपया। तो 6,32,000 क्या है, सैलरी है। तो ये देखो 6,32,000 का 15% अपन ने निकाल लिया, तो अपना अनफर्निश्ड जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,14,800। आ जाओ, ये देखो 1,14,800 को यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट 1 और नीचे वर्किंग नोट बना देना। तो अपन का सबको जोड़ दो, इन सब को जोड़ो तो कितना आ गया, तो ग्रॉस सैलरी आ गया। अब ग्रॉस सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन जाता है अंडर सेक्शन 16, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। तो बाकी जो बचा वो क्या है, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप आपको समझ में आया हो। 2 क्वेश्चन थे, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो प्रैक्टिस भी हो गया। 2022 के क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ करा दूंगा, ठीक है। वीडियो को बस शेयर कर दो और कुछ नहीं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।